नमस्कार दोस्तों, मैं मोनिका दुबे स्वागत करती हूँ आपका मॉर्निंग क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आपको हर वीक में, हर सप्ताह में आपको एक पुराना पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। तो उसी तरीके से मैं आज आपके लिए एक पुराना पेपर लेके उपलब्ध हुई हूँ। जो पेपर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रही हूँ वो है जून 2019 का पेपर, जो हमारा एनटीए ने कंडक्ट करवाया था। और इससे आपको अपने पेपर का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का पेपर पूछा जाता है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो, ये जून 2019 का पेपर है और इसमें सबसे पहले देखो कि इस प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न है। मैंने आपको बताया था कि 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और सभी प्रश्न 2 अंकों के होते हैं और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है, तो हमारा जो सर्वप्रथम क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं। मैंने आपको बताया था ना कि आपको अगर पेपर पास करना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि बेटा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस तरीके के प्रश्न बिना उनको पढ़े हुए आप पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका उन्होंने क्या दे रखा है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्व विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। जब इनसे कोई कुछ मांगने आता तब भी उन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा बेटा, आप जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब से अमीर खुशरो के बारे में रहीम के बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें सही विकल्प होगा डी। क्या होगा इसका सही विकल्प? डी। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्व विद्वान थे। ए। सी है उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। सी। और डी है उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन 1 और इसका आंसर है डी। ये है पेपर 2019 जून का। अगला क्वेश्चन है हमारा मैचिंग वाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उपन्यासों की कथा स्रोत की दृष्टि से उनके समय से सम्मिलित कीजिए। अनामदास का पोता, पुनर्नवा, बाड़भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद के लेख। एक तरफ उनके उपन्यास हैं, दूसरे समय उपन्यासों का समय है। ठीक है, दूसरी तरफ उपन्यासों का समय है। तो बेटा इनका सबसे पहला उपन्यास कौन सा था? बाड़भट्ट की आत्मकथा। कौन सा था? बाड़भट्ट की आत्मकथा। तो आप इसी से एक अंदाज़ा लगा लो कि बाड़भट्ट की आत्मकथा सबसे पहले था। मैंने आपको क्या बताया कि मैचिंग वाले में जो आपको सबसे पहले आता है ना, आप उसको लगाओ। तो बाड़भट्ट की आत्मकथा आपका सबसे पहले था और इसी से आप वो लगाओ कि अंदाज़ा कि 6ठी शताब्दी, इसमें सबसे पहला कौन सा है? तो इसमें आएगा 6ठी शताब्दी। तो बाड़भट्ट की आत्मकथा कब का है? 6ठी शताब्दी का। और 6ठी शताब्दी पहला यहाँ है, किस में है? पहला इन विकल्प में है, पहले वाले में और डी वाले में। और इन दोनों में से एक होगा। उसके बाद पहला है अनामदास का पोथा। तो अनामदास का पोथा कब का है? ये उपनिषद काल। और उपनिषद काल किस में है? डी में। किस में है बेटा? डी में। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अनामदास का पोथा, उपनिषद काल, पुनर्नवा 4ठी शताब्दी, बाड़भट्ट की आत्मकथा 6ठी शताब्दी, चारूचंद के लेख 12वीं शताब्दी। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध हैं? ये जो क्वेश्चन है ना, संबंध है और संबंध नहीं है, इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन से कवि उत्तर छायावाद से संबंध है? तो इसका इनमें 4 विकल्प दिए हैं, रामनरेश त्रिपाठी, रामेश्वर शुक्ल अंचल, बालकृष्ण शर्मा नवीन, भारत भूषण अग्रवाल। इसी तरीके के पेपर बेटा एनटीए आप पूछने लगे और इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो इसलिए आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ना बहुत ही आवश्यक है और वो आपको पढ़ना चाहिए। तो इसमें बेटा विकल्प हो जाएगा कवि उत्तर छायावाद से संबंधित है। तो उत्तर छायावाद के जो कवि थे वो कौन थे? उत्तर छायावाद के कवि कौन थे? तो इसका बेटा हो जाएगा सी, यानी रामेश्वर शुक्ल अंचल और बालकृष्ण शर्मा नवीन उत्तर छायावाद से संबंधित थे। फिर आगे है, एक तरफ पाश्चात्य शास्त्र के ग्रंथ दे रखे हैं और एक तरफ उनके रचनाकार दे रखे हैं। तो पेरिहोप्सिस, द सेक्रेड बुक, पोएटिक्स, बायोग्राफी, लिटेरिया। ठीक है, तो पेरिहोप्सिस बेटा किसका है?
इधर देखो, इधर है कॉलरिज, अरस्तु, टी.एस. इलियट, लॉन्जाइनस, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो पेरिहोप्सिस किसका है, द सेक्रेड वुड किसका है, पोएटिक्स किसका है, बायोग्राफिया लिटेरिया किसका है। तो पेरिहोप्सिस लॉन्जाइनस का है, और लॉन्जाइनस किस विकल्प में है, डी में। तो पेरिहोप्सिस, लॉन्जाइनस, द सेक्रेड वुड, टी.एस. इलियट, पोएटिक्स, अरस्तु, बायोग्राफी लिटेरिया, कॉलरिज। तो इसको आप इजीली ऐसे भी याद कर सकते हो कि बायो कहाँ पढ़ाई जाती है, हमारे कॉलरिज में, ठीक है। सीक्रेट किसके होते हैं, इलियट के। इस तरीके से भी आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सिर्फ रामचंद्र शुक्ल से पूछे जाते हैं, और इसके लिए आपको उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना। तो किसको माना, इसका सही विकल्प हो जाएगा पंत को। किसको माना, सॉरी, महादेवी वर्मा को। किसको माना, महादेवी वर्मा को। क्या माना, रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी को सर्वाधिक प्रमुख माना, महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन है हमारा, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। ये किस पात्र का कथन है, अंधा युग का उपयुक्त संवाद किसका है। तो आप लोग को सबसे पहले तो ये पता चला कि ये संवाद किसका है, अंधा युग नाटक का। अंधा युग नाटक के लेखक कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अंधा युग के लेखक कौन है। हालांकि मैं अभी उस टॉपिक पर पहुंची नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पता होगा और आप लोग मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है। तो अंधा युग के लेखक कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता के, और फिर देखो इसका आंसर देखते हैं। अंधे युग का उपयुक्त संवाद किसका है, भीष्म का, कृष्ण का, द्रोणाचार्य का, विदुर का। किसका है, तो बेटा ये संवाद विदुर ने लिखा है। किसने लिखा है, विदुर ने, ठीक है। अगला है, सुजान की उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि घनानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए थे। किस संप्रदाय में बस गए थे, तो बल्लभ संप्रदाय में, निवाक संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, या राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित हो गए थे। यानी घनानंद का जो संप्रदाय था वो कौन सा था, निम्बार्क संप्रदाय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान की नहीं है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मैं भाषा की यूनिट करवा चुकी हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो इसमें बताओ, इसका विकल्प है मेवाती, मलयाली, मारवाड़ी या मेवाड़ी। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, मलयाली। यानी राजस्थान की बोली नहीं है, तो वो होगा विकल्प बी, मलयाली। फिर अगला, मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा का उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह में संबंधित है। तो किस काव्य संग्रह में, ये सांध्य गीत में। किस में है, सांध्य गीत में। फिर है अगला क्वेश्चन, काव्य भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता वर्ड्सवर्थ की नहीं है। और जब आप वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ोगे तभी आपको ये क्वेश्चन का सही उत्तर मिलेगा, तो इसलिए आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। और ये आपको सरस्वती पांडे की किताब है, उसमें भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा प्रयुक्त हो, ये वर्ड्सवर्थ का कथन है। इसमें पूछा गया नहीं है। फिर अगला है, भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा में कृत्रिमता और आडंबरवाद की कवियों की देन है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं है। तो इसका सही विकल्प होगा बेटा विकल्प बी, क्योंकि ये जो कथन है ये वर्ड्सवर्थ का नहीं है। भाषा में मिथक और बिंबों का प्रयोग होना चाहिए, ये वर्ड्सवर्थ का नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो, अपभ्रंश के जो नमूने हमें पदों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग, बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलते दिखाई रहे हैं। ठीक है, तो ये कथन है, उपयुक्त कथन किसका है, यानी किस विद्वान का है, राहुल संकताइन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नामवर सिंह का। तो ये कथन किसका है, इस
कथन के सही उत्तर है आपके रामचंद्र शुक्ल। हमारे पेपर में मोस्टली कथन इन्हीं के पूछे जाते हैं और इनके जब आप किताब को पढ़ोगे ना तो कुछ संवाद के तौर पे आपको समझ में आ जाएगा कि जो भाषा के तौर पे आप समझने लग जाओगे कि ये कथन किस विद्वान का हो सकता है। ठीक है, जैसे बच्चन सिंह के जितने भी कथन हैं उनमें आक्रोश, निष्कर्षीय ऐसे शब्दों को बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। उनकी भाषा बहुत भड़कीली है। ठीक है, उस तरीके से तो इनकी जो भाषा है वो बहुत ही अलग तरीके की भाषा है, तो इनके कथन भी आपको समझ में आ जाएंगे। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो दौलत राम आज़ाद किस राजनीतिक दल का सदस्य था? कांग्रेस का, कम्युनिस्ट पार्टी का, मुस्लिम लीग का या जनसंघ का? तो इसका सही विकल्प होगा आपका कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये आपको कैसे समझ आएगा? ये आपके टेक्स्ट में लगा हुआ, जब आप झूठा सच को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा की पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन हिंदी साहित्य के किस प्रकरण में है? अब जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जब किताब पढ़ते हैं तो उसमें है प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा, ठीक है, और प्रकरण 4 फुटकल कविता। ठीक है, तो बताओ, जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ेंगे तो उसमें प्रकरण दे रखा है, तो इसमें पूछा गया है कि ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस प्रकरण से है? तो इसका बेटा ये है फुटकल कविताओं से है, जहाँ पे फुटकल कविताएं करके जो उनका प्रकरण 4 है उससे है। तो इसका सही विकल्प होगा आपका विकल्प डी। किसी बात का टोटा होने पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है और दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। यानी ये जो आपके टेक्स्ट में जो निबंध लगे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया है और उनकी पंक्तियों को उठाया गया है कि ये कहाँ से है। उपयुक्त कथन किस निबंध से उद्गृत है? प्रिय नीलकंठी, कुबेरनाथ राय का, समाज और कर्तव्य पालन गुलाब राय का, कछुआ धर्म चंद्र शर्मा गुलेरी या ताज रघुवीर साय? तो ये आपका है कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, विकल्प सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ये आपके रीतिकाल के कवि हैं सारे, केशवदास, बिहारी, मतीराम और घनानंद। इनमें से आपका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प आपका होगा विकल्प ए केशवदास, फिर बिहारी, फिर मतीराम, फिर घनानंद। ठीक है, उसके अगला क्वेश्चन है हमारा, रस की प्रस्तुति के लिए तद्रपता अनुसंधान शब्द का प्रयोग किस आचार्य ने किया था? ये आपके रस के आचार्य हैं और ये भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्य हैं। जब हम भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ेंगे उसमें हम इन आचार्य को देखेंगे। तो ये हैं अभिनव गुप्त, शंकुक, भट्टलोलट और भट्टनायक। तो इसका सही विकल्प होगा भट्टलोलट ने तद्रपता अनुसंधान का शब्द का प्रयोग किया था। किसने? भट्टलोलट ने, यानी विकल्प सी। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ। यह कथन किस इतिहासकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, बच्चन सिंह का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का? तो बेटा ये है कथन रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है और इसीलिए मैं आपको कहती हूँ बार बार कि रामचंद्र शुक्ल के डेली आप रूटीन बनाइए। आपको पता है आप लगातार रामचंद्र शुक्ल को नहीं पढ़ सकते, आप उसको पढ़ोगे लगातार आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप उसको क्या कीजिए कि जैसे डेली का डिसाइड कीजिए कि आप 5-5 पेज उसके पढ़ते हो और 5 पेज के ही नोट्स बनाइए, उससे ज़्यादा नहीं, और उन्हीं को रिवीजन कीजिए। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है। 5-5 पेज करेंगे, जब तक आपका पेपर होगा तो वो समाप्त हो जाएगा आपको, और आपको समझ में भी आएंगे वो 5 पेज। निम्नलिखित में से कौन कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग करती हैं? भोला राम का जीव, सिक्का बदल गया, जामुन का पेड़ या पिता? तो इसका है ए और सी, ए बी सी, बी सी डी, ए सी डी। तो जब हम इनको पढ़ते हैं तो जो हमारी सरकारी व्यवस्था है, भारतीय प्रशासन की जो व्यवस्था है, उन पर जो व्यंग करती हैं उन रचनाओं के बारे में पूछा गया है। तो आप जामुन का पेड़ आपके टेक्स्ट में लगी हुई है, भोला राम का जीव भी आपके टेक्स्ट में लगी, तो ये 2 रचनाएं आपकी ए और सी, यानी विकल्प ए सही होगा। और दोनों ही रचनाएं हमारी प्रशासनिक शास्त्रीय व्यवस्था पर व्यंग करती है। ठीक है,
उससे अगला है हमारा, मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में से किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? मनु भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंटी उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में से किस पक्ष को उपेक्षित मानती हैं? आपका बंटी उपन्यास है मनु भंडारी का, उनमें से उन्होंने किस पक्ष को उपेक्षित माना? हाँ, तो खंडित बचपन को, बच्चे के पालन पोषण का आर्थिक पक्ष को, बाल मनोवैज्ञानिक को, या मुख्य स्त्री पात्र स्थिति को? तो इसका सही विकल्प होगा हमारा मुख्य स्त्री पात्र स्थिति को, क्योंकि उस मनु भंडारी ने इस उपन्यास में अपने जो सारे प्रश्न उठाए हैं वो बच्चे से जुड़े उठाए हैं। उन्होंने स्त्री समस्या को कहीं पे भी सामने नहीं रखा है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छुप कर चलते हो क्यों? ये लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? उपयुक्त गीत जयशंकर प्रसाद के किस रचना से संबंधित है, यानी किस रचना से ये गीत लिया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य से, पेले की छाया से, कामायनी से, स्कंदगुप्त से? तो ये जो गीत है वो किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य नाटक से इनके। अगला क्वेश्चन है हमारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रियवास के निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख नहीं किया पूछा गया है बेटा। ठीक है, तो अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चली दिखाई देती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त है। फिर अगला कथन है हमारा, यह काव्य भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है तथा है, था, किया, दिया ऐसे ही दो क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रहना पड़ता है। तो इसका सही विकल्प होगा हमारा विकल्प बी। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त है। ये कथन गलत है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब इससे अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। इस समय जो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगी पक्षी पाल लेता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल लेता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह अपने शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन किसका है? महादेवी वर्मा का, प्रवाह खेतान का, अनामिका का, या मैत्री पुष्पा का? तो ये कथन है बेटा हमारी रहस्यवादी, जिनको रहस्यवादी माना था वो है महादेवी वर्मा। ये देखो अगला क्वेश्चन है हमारा, जन्मना कवि प्रयुक्त घुमक्कड़ और विचारते मूलते मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ और कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, या नागार्जुन? तो ये कथन है बेटा आपका नागार्जुन के संबंध में। और घुमक्कड़ शास्त्र जिन्होंने रचना की थी वो कौन थे? राहुल सनकतैन। लेकिन आपके नागार्जुन को भी घुमक्कड़ कहा जाता था। ठीक है, इन्होंने भी खूब घुमक्कड़ शास्त्र रखे हैं, इस वजह से इन्होंने खूब इधर से उधर से भ्रमण किया है, इसलिए नागार्जुन को भी घुमक्कड़ कहा जाता था। अब देखो यहाँ पे एक तरफ तो आपके लोकमंचीय रूप दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके प्रांतों के नाम हैं, और आपको मैच करना है कि कहाँ पे कौन सा लोकमंच प्रसिद्ध है। तो सांग, विदेशियाँ, माच और ख्याल। तो इधर है मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, गुजरात। तो सांग कहाँ गाया जाता है बेटा? सांग गाया जाता है आपका हरियाणा में, और हरियाणा विकल्प कौन सा है? विकल्प बी। फिर विदेशियाँ कहाँ गाया जाता है? बिहार में। ठीक है, माच कहाँ गाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और ख्याल कहाँ गाया जाता है? राजस्थान में। तो इसका विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित जीवनी परक कृतियों में से कौन सी कृति रोमा रोला की है? बापू की झांकियाँ, महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, अकाल पुरुष गांधी। तो इसका विकल्प कौन सा होगा? सी। विकल्प सी इसका सही है। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष किसके द्वारा लिखी गई है? ये रोमा रोला की। ठीक है, अगला है हमारा, ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषाभूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ है। तो ये रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के लिए कही है? तो ये बेटा कही है आपके मतीराम, देव, महाराज जसवंत सिंह या पद्माकर। किसके संबंधित में कही है? तो इसका सही विकल्प होगा महाराज जसवंत सिंह। ठीक है,
आप ना क्वेश्चन में भी आंसर पकड़ सकते हो। जैसे आपको पता है कि भाषण भूषण ग्रंथ किसका है, तो आपको ये भी पता चल जाता है कि रामचंद्र शुक्ल ने ये किसके लिए कहा गया है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको इसका भी आंसर नहीं मिलेगा, इसलिए आप क्वेश्चन में भी उसका उत्तर ढूंढ सकते हो, क्वेश्चन में ही उसका उत्तर छुपा होता है। फिर हमारा निम्नलिखित उपन्यासों के प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मानस का हंस, टेराकोटा, भूले बिसरे चित्र, गर्म राख। ठीक है, इसको सही क्रम में लगाना है। तो बेटा इसका सही विकल्प है विकल्प सी, 27 का है सी। गर्म राख 1957 की रचना है, भूले बिसरे चित्र 1959 की है, टेराकोटा 1978 की है, 1978 की। मानस का हंस 1981 की रचना है, यानी 1981 की। तो इसका होगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है आपका, तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात की है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं को एक साथ सफल निर्वाह किया। भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता और नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। तुलसीदास के विषय में उपयुक्त कथन किस साहित्य इतिहासकार का है? तो बताओ बेटा कि इसका क्या आंसर होगा? रामसूत्र चतुर्वेदी का, रमाशंकर शुक्ल रसाल का, गणपति चंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लो, यहाँ आपके फेवरेट आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो है ही नहीं है। अगर मैं वहाँ पर रामचंद्र शुक्ल लिख भी देती हूँ तो बताओ कौन होगा इसका सही विकल्प? इसका सही विकल्प है रामस्वरूप चतुर्वेदी। क्या है इसका सही विकल्प? रामस्वरूप चतुर्वेदी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी, गोंडवी। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल है? तो इसका सही विकल्प होगा हमारा नेपाली। क्या है? नेपाली हमारी 8वीं अनुसूची में शामिल है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? मैंने आपको बताया था ना कि हिंदी के प्रसार और प्रसार का कार्य किस अनुच्छेद में था, तो वो हमारा था अनुच्छेद 351 में। और यहाँ पे वही पूछा गया हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का कार्य, वहन का यानी उसके प्रसार प्रसार का कार्य किस अनुच्छेद में था? तो 351 में। नई कविता के प्रथम अंक में निराला को किस कविता के अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतर प्रकाशित हुआ? क्वेश्चन नंबर 31। बनवेला का, यमुना के प्रति का, वह तोड़ती पत्थर का, या जूही की कली का? तो इसका सही विकल्प होगा बेटा आपका जूही की कली। निराला द्वारा लिखी ये कविता जूही की कली का अनेकों बार रूपांतर हुआ है। ठीक है। तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान में कौन सी सामान ना लादने की कसम खाई थी? क्वेश्चन की विकल्प पढ़ने से पहले मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखती हूँ कि तीसरी कसम किस विद्वान की कहानी है? ठीक है, किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो ये आप मुझे बताओगे। फिर इसका है कंपनी की औरत, दुल्हन की डोली, चोरी बाजारी का सामान और बांस। इसमें क्या पूछा गया? तीसरी कसम कहानी में गाड़ीवान ने कौन सा सामान ना लादने की कसम खाई थी? नहीं खाई थी पूछा गया है। तो आपको याद होना चाहिए कि इनमें से है, और इसका सही विकल्प होगा दुल्हन की डोली। ठीक है, जिसकी उसने कसम नहीं खाई थी। 3 कसम ये खाई थी, कंपनी की औरत नहीं लादेगा, चोर बाजारों का सामान नहीं ले जाएगा और बांस को नहीं लादेगा। और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इस्तार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नागार्जुन की, मुक्तिबोध की, धूमिल की, लीलाधर जगुड़ी की। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? तो इसका सही विकल्प होगा धूमिल की। क्या है इसका सही विकल्प? धूमिल की। लो, ऊपर आपसे पूछा ना जूही की कली, अब यहाँ पे इसका प्रकाशन वर्ष है। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ प्रकाशन वर्ष है। जूही की कली, भारत भारती, प्रिय प्रवास, प्रथम रश्मि। और इधर है 1919, 1914, 1916, 1912, 1915। तो बेटा जूही की कली आपकी निराला की सर्वप्रथम रचना है और ये कब लिखी गई थी? 1916 ईस्वी में। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी। भारत भारती 1912 में लिखी गई मैथिली शरण गुप्त द्वारा। प्रिय प्रवास 1914 में लिखी गई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा। प्रथम रश्मि जयशंकर प्रसाद की रचना है 1919 में। ये सारी कविताएं हैं और इधर इनका प्रकाशन वर्ष है। तो जूही की कली 1916, भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास 1914, प्रथम रश्मि
19। यह है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 34। तो इसका विकल्प होगा आपका विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 35। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी से संबंध है? दुलाई वाली, आकाशदीप, लाल पान की बेगम या परिंदे? तो ये कथन बेटा किस कहानी का है? तो 35 का होगा आपका आकाशदीप। किसका कहानी का है? आकाशदीप कहानी का है। आकाशदीप किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण। तो इसमें आपका सबसे पहला नाट्यशास्त्र आएगा, उसके बाद काव्य अलंकार आएगा, फिर ध्वन्यालोक और फिर साहित्य दर्पण। तो नाट्यशास्त्र आपके किस विकल्प में सबसे आगे है? सी और डी में। लेकिन और उसके बाद काव्य अलंकार है, तो काव्य अलंकार आपका डी में है। तो नाट्यशास्त्र का समय बेटा 2वीं शताब्दी है, काव्य अलंकार का 6वीं शताब्दी, ध्वन्यालोक का 9वीं शताब्दी और साहित्य दर्पण का 14वीं शताब्दी। तो 36वें का होगा आपका डी। उससे अगला है, मैं वक्ता नहीं हूँ, कविताएं इजाद करता हूँ गाली। एक तरफ आपकी काव्य पंक्तियाँ हैं, दूसरी तरफ आपके रचनाकार हैं। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते, कविताएं पेट से सुनी जाती हैं। ठीक है। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने फिर छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। अब मैं वक्ता नहीं हूँ, इजाद करता हूँ गाली। इस विकल्प, यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। विकल्प देखो, इधर साइड में कौन है? धूमिल, श्रीकांत वर्मा, सर्वश्री दयाल सक्सेना, रघुवीर साय और शमशेर बहादुर सिंह। तो 37वें का बेटा आपका होगा विकल्प जो दिए गए हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा? मैं वक्ता नहीं हूँ, इजाद करता हूँ, वक्ता नहीं हूँ, कविताएं इजाद करता हूँ गाली। इस वक्त कविताएं जबकि कान नहीं इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते और कविताएं पेट से सुनी जाती हैं, पेट से सुनी जाती है। तो मैं वक्ता नहीं हूँ, इजाद करता हूँ गाली। इसका होगा श्रीकांत वर्मा। ये किसका कथन है? श्रीकांत वर्मा का। तो इसका विकल्प सी सही होगा। ठीक है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते, कविताएं पेट से सुनी जाती हैं, तो इसका होगा धूमिल। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। ये किसका है? रघुवीर साय का। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ कि सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये किसका कथन है बेटा? सर्वश्री दयाल सक्सेना का। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण और ये नए कथन है, क्योंकि पुराने पेपरों में ये कथन नहीं पूछे गए कभी और ये पहली बार पूछे गए, इसलिए इनको ना आप नोट भी कर लिएगा अलग से और इनको अपने नोट्स में लिख के बार बार इनकी प्रैक्टिस करना। शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और ना ही पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो ये कथन किस लेखक का है बेटा? नंदुलाल वाजपेयी, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह या डॉक्टर नगेन। तो ये कथन आपका है रामविलास शर्मा का। इनका कथन है कि शुक्ल जी ने ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया और ना ही पश्चिमी के व्यक्तिवाद को। अगला क्वेश्चन हमारा 39वां नंबर 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा कवियों में शामिल नहीं है? नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, नाभादास। ये आपके राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ठीक है। फिर है आपका निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है? तमस उपन्यास है, किसका है? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे क्या? फिर इसका है सांप्रदायिक पूर्वाग्रह है, विभिन्न संप्रदाय का एक ही स्थान पर वास, वर्गीय पूर्वाग्रह, अतीत की गौरव गाथाएं। तो इसका होगा विकल्प बी, विभिन्न संप्रदायों का एक से एक स्थान पर वास। 41, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? परशुराम चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शिवदान सिंह चौहान, नंदुलाल वाजपेयी। किस संबंध मार्क्सवाद से है? तो इसका सही विकल्प होगा आपका शिवदान सिंह चौहान। अगला है आपका जन्म काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम। जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रहीमदास। तो बेटा आपको बता दूं कि सूरदास जायसी से पहले लिखे जाते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में, लेकिन जो सूरदास लिखे जाते हैं लेकिन तो इसका सही क्या होगा उत्तर? इसका सही विकल्प है विकल्प सी। तो सूरदास, जायसी,
तुलसीदास और रहीमदास। जो जायसी और सूरदास है वो तुलसीदास से भी पहले आए हुए हैं, इसलिए इनका क्रम ये सही है, सूरदास, जायसी, तुलसीदास और रहीम। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 43वां नंबर, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में राम और काम का द्वंद्व चित्रित हुआ है? राम और काम का द्वंद्व किस उपन्यास में देखा गया है? अमृत और विष, खंजन नैन, मानस का हंस, नाच्यो बहुत गोपाला। ये किसके उपन्यास हैं? ये उपन्यास है अमृतलाल नागर के बेटा। और ये किस पे आधारित है? तो खंजन नैन आपके सूरदास पे आधारित है और मानस का हंस आपका राम और काम का द्वंद्व हुआ और ये राम पर आधारित है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका, कॉलरिज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार क्या है? सहचार्य सिद्धांत, जैववादी सिद्धांत, यांत्रिकवादी सिद्धांत या आनंदवादी सिद्धांत। तो इनकी जो धारणा है उसका प्रमुख आधार क्या है? जैववादी सिद्धांत। क्या है? जैववादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है हमारा 45वां नंबर, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। ये कथन निम्नलिखित में से किस नाटक की भूमिका में संबंध है? अब देखो, सिर्फ नाटक पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको उसकी भूमिका भी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। तो हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन किसका है? आगरा बाजार का, एक और द्रोणाचार्य का, आषाढ़ का एक दिन का और चंद्रगुप्त का। तो ये कथन है बेटा आपका आगरा बाजार का। किसका है आपका कथन? सॉरी, आषाढ़ का एक दिन का। किसका है? जैसी इसमें भाषा प्रयुक्त की गई है वो लगता तो आगरा बाजार का है, लेकिन है किसका? आषाढ़ का एक दिन का। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 46वां, कली कौतुम के रचयिता कौन है? तो कली कौतुम के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या बालमुकुंद गुप्त। तो कली कौतुम के रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। 47वां नंबर है हमारा, माई न होत बाप न होत कर्म न होती काया, हम नहीं होत तुम नहीं होत कौन कहाँ ते आया, चंद न होत सूर न होत पानी पवन मिलाया, शास्त्र न होत वेद न होत कर्म कहाँ ते आया। ये उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? ये पंक्तियाँ हैं ये किस कवि के? कबीर की, नामदेव की, रैदास की या मलुकदास की। तो ये किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं आपके बेटा नामदेव की। किसकी है? नामदेव की। आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना है? वस्तु ध्वनि को, अलंकार ध्वनि को या रस ध्वनि को रस ध्वनि को या गुणोचित्त को। तो आनंदवर्धन ने ध्वनि की आत्मा किसको माना है? तो इसका सही विकल्प होगा बेटा आपका रस ध्वनि को। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जरूर हैं वो तो भामा है और अलंकार संप्रदाय से ही संबंधित है आनंदवर्धन, लेकिन इन्होंने जो आत्मा किसको माना है? रस ध्वनि को। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। एक तरफ रचनाएं हैं, एक तरफ रचनाकार है। प्राकट प्रकाश, श्रवकाचार, प्रबंध चिंतामणि, कुमारपाल प्रतिबोध, देवसेन, वररुचि, जैनाचार्य मेरुतंग, हेमचंद्र, सोमप्रभ सूरी। तो बेटा प्राकट प्रकाश किसकी है? प्राकट प्रकाश आपकी रचना है वररुचि। तो इसके अनुसार आपका विकल्प होगा, विकल्प ए सही होगा। श्रवकाचार किसकी है? देवसेन, प्रबंध चिंतामणि, जैनाचार्य मेरुतंग और कुमारपाल प्रतिबोध, सोमप्रभ सूरी। तो विकल्प ए आपका सही है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 50वां क्वेश्चन, बैठे हुए सुखद आतव में मृग रोमंथन करते हैं, बन के जीव विवर से बाहर हो विश्वत विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन मिलता है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीड़ा में वन प्रांतर का, रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का या कामायनी में शाश्वत प्रदेश का। तो बेटा इन पंक्तियों में किसका वर्णन किया गया है? तो इन पंक्तियों में वर्णन किया गया रश्मि रथी के परशुराम आश्रम का। इसी के साथ बेटा आपके आज की क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन करवाए और कल की क्लास में आपको 50 क्वेश्चन करवाऊंगे और आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ठीक है। आपके लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, 2-3 प्रश्न छोड़े गए हैं जो मैंने अपनी तरफ से बना के आपको बताए हैं। उनके उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है, जिससे मुझे आप लोगों की तैयारी का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कितनी पहुँची। और इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। धन्यवाद। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और आपको हर हफ्ते इसी तरीके से पुराना पेपर भी मिलेगा और आप पुराने पेपर्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे मेरे साथ जुड़कर। और धन्यवाद।